नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये हमारी डेली सीरीज है और इस सीरीज में आज हम इतिहास से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, यानी प्रश्न वही जो दिलाएं सफलता। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड एल्गिन, दूसरा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है लॉर्ड रिपन और अंतिम है लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बताना है कि भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति है, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो उस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी के तब तत्कालीन गवर्नर जनरल रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो 1858 का अधिनियम आता है, जब स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनाया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, यानी जो उसका शासन प्रशासन था वो समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 से 62 का इनका कार्यकाल है। तो इनके कार्यकाल से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो उनको देख लेते हैं। 1856 से 62 तक का इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल है और कंपनी द्वारा नियुक्त यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। तो कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है, तथा इसके साथ ही जो ब्रिटिश सम्राट रहता है तो उसके अधीन प्रथम वायसराय हैं। क्योंकि जो इसके बाद शासन प्रशासन है, तो 1857 की जब क्रांति होती है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है या सम्राट के अधीन जो संसद चल रही होती है, तो यहाँ पर लगातार जो ब्रिटिश शासन है, तो उसके द्वारा यहाँ पर कंपनी को समाप्त करने का बहाना चाहिए होता है। तो उन्हें 1857 की क्रांति यहाँ पर जो अवसर है तो यह प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी को पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया जाता है। और इसी के तहत यहाँ पर प्रथम वायसराय की नियुक्ति होती है, जो लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। इनके कार्यकाल में ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि 1857 के विद्रोह के समय जो वायसराय रहते हैं या आप गवर्नर जनरल रहते हैं, तो वह कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 में इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना है कि उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत यहाँ पर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। तो 1861 में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। और इसके साथ ही 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और बाद में उसे स्थानांतरित किया जाता है, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है और इसके तहत यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी जाती है औपचारिक रूप से। इसके साथ ही 1856 में पैतृक संपत्ति कानून के तहत यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने पर भी जो पुत्र हैं तो उनको संपत्ति का हिस्सा दिया जाता था। इससे पहले यहाँ पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता था तो उसे जो पैतृक संपत्ति है तो उससे बेदखल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पैतृक संपत्ति कानून के तहत 1856 में उसके बाद यहाँ पर कानून बन जाता है और धर्म परिवर्तन करने पर भी पैतृक संपत्ति में बच्चों को हिस्सा मिलता है या दिया जाता है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में और इसके तहत मुगल सम्राट का जो पद था तो उसे औपचारिक रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो जो पेंशन जाती थी, मुगल सम्राट का जो पद रहता है तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है और इसी के तहत सर्वप्रथम पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है। यानी जो अभी वर्तमान में हम जो मंत्री पद देखते हैं या विभाग देखते हैं, तो यह विभाग जो मंत्रियों में बंटवारा किया जाता है, तो जो यह प्रणाली है, तो यह पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट और साथ में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है। यानी इसका जो प्रारंभ है तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत यह प्रारंभ किया जाता है और कार्यकाल किसका है, तो लॉर्ड कैनिंग का ही कार्यकाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया। ये भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया, 1562, 1563, 1564
और डी है 1582। तो इसका सही आंसर है सी 1564। तो 1564 में अकबर के द्वारा यहाँ पर जजिया कर को समाप्त किया जाता है, और जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी मुस्लिम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं तो उनसे यहाँ पर जजिया कर वसूला जाता था। अकबर की बात करें तो अकबर का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मुग़ल जो यह काल है तो अकबर का काल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अकबर की बात करें तो जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में इनका अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ इनका जन्म होता है। बीरसाल के महल में इनका जन्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्यवंश है तो उसका शासन होता है शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर सूर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर जो जन्म है तो ये अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में होता है अकबर का जन्म। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, और बचपन का नाम इनका जलाल था। राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है, और ये जब राजा बनाए जाते हैं या शासक बनाए जाते हैं मुग़ल शासन के, तो इनका संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया जाता है, जो 1556 से 1560 तक यहाँ पर अकबर के संरक्षक रहते हैं। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1566 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार जाते हैं। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उनके द्वारा किए गए। तो इसमें सर्वप्रथम है दास प्रथा कांड 1562। ये जो ईयर हैं ये पूछे जाते हैं। दास प्रथा कांड 1562 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया गया 1563 में। तो यहाँ पर जो गैर मुस्लिम थे उन पर तीर्थ यात्रा हेतु भी कर लगाया जाता था। तो इस प्रकार के कर यहाँ पर समाप्त कर दिए गए अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है, और राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थापित किया जाता है 1571 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ पर अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक एक धर्म प्रारंभ किया जाता है 1582 में, और इसके जो प्रथम पुरोहित रहते हैं तो बीरबल इसके प्रथम पुरोहित रहते हैं। इसके साथ ही जब दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर 1583 में अकबर के द्वारा इलाही संवत का भी प्रारंभ किया जाता है 1583 में, और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की जाती है 1585 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजधानी लाहौर स्थानांतरित की जाती है 1585 में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मराठा शासन व्यवस्था से संबंधित है कि मराठा शासन व्यवस्था में जो राजकीय पत्रों की भाषा शैली देखने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है सरी ए नौबत, दूसरा वाक्यानवीस, तीसरा है चिटनिस, और अंतिम है सुमंत। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है तो वह डी हो जाएगा चिटनिस। तो चिटनिस यहाँ पर राजकीय पत्रों की भाषा शैली देखने का काम करता था, किस प्रकार की शैली है, क्या लिखना है। तो मराठा शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें मुख्यतः अष्टप्रधान मतलब 8 प्रमुख मंत्री होते थे, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो छत्रपति शिवाजी को इसका श्रेय जाता है मराठा साम्राज्य की स्थापना का। शासन प्रशासन चलाने वाले की जो मंत्रियों की समिति होती है वह अष्टप्रधान कहलाती थी। इसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे, और इसमें जो पेशवा होता था वह प्रधानमंत्री होता था। सरी ए नौबत व सेनापति, सरी ए नौबत यहाँ पर सेनापति को कहा जाता था। अमात्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। वाक्यानवीस तो यह सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का मुखिया होता था, यानी अध्यक्ष होता था। इसके अलावा जो चिटनिस है तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना चिटनिस का काम होता था। इसके अलावा सुमंत यहाँ पर विदेश मंत्री होते थे कि दूसरे राज्य के साथ संधि या युद्ध करने का जो मुखिया होता है या अध्यक्ष होता है तो उसे सुमंत कहा जाता था। पंडित राव तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने का जो कार्य है वह पंडित राव के द्वारा किया जाता था। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश कहलाता था, और धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का जो निर्धारण होता था पंडित राव के द्वारा किया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम किस शासक के काल में घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो मध्यकाल की बात है कि मध्यकालीन भारत में घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई, ये किसके शासनकाल से प्रारंभ हुई। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है गाजी मलिक, और अंतिम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसका कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का दूसरा शासक है और 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान यह बनता है। बचपन का नाम अली और गुरसाप इसका बचपन का नाम है। और इसके महत्वपूर्ण कार्यों की अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो सेना को नकद वेतन देना तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। स्थायी सेना की नींव रखी जाती है, सेना को स्थायी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया गया, क्योंकि इससे अगर सैनिकों का कई बार क्या होता था कि जो विद्रोही सैनिक थे वो भी अपने सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ पर सैनिकों को उसमें घुस जाते थे और उसके बाद यहाँ पर नुकसान पहुँचाते थे या जो खबरें होती थी उनको इधर से उधर करते थे। तो इसके लिए यहाँ पर घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ होती थी। इसके अलावा इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की जो दर रहती है उसे बटाकर 1/2 कर दिया जाता है, यानी आधा कर दिया जाता है। जो भी जैसे उपज का हिस्सा होता था तो उसे आधा भाग यहाँ पर शासन को देना होता था। इसके अलावा जो खुम्स होता था या लूट का माल होता था तो उसमें जो अन्य जो शासक हैं तो उनके द्वारा 1/4 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है तो उसके द्वारा 3/4 भाग यहाँ पर लिया गया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शासनकाल की, और इस काल में कहा जाता है कि जो इस समय यहाँ पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत अगर कोई इसमें धोखेबाजी करता था तो उसके शरीर का उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। इसके अलावा स्थापत्य में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया जाता है और इसके ही शासनकाल में सर्वप्रथम यहाँ पर मंगोलों के 6 आक्रमण होते हैं, जो कि सर्वाधिक है किसी भी शासक के काल में। तो सर्वाधिक मंगोलों को आक्रमण झेलने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी है। और इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो अरबों की जो सिंध विजय है इसका वृत्तांत किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास चचनामा, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है राजतरंगिणी और अंतिम है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है तो आंसर ए हो जाएगा, चचनामा, यानी अली अहमद का जो ग्रंथ है तो इसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जो राजवंश है उनसे संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसमें नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की या संस्कृत भाषा व्याकरण की या पहली पुस्तक है। इसमें मौर्यों के पहले और मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी कलंट द्वारा लिखी गई है और इसमें 8 सर्ग हैं और इसमें 12वीं सदी तक कश्मीर के राजाओं का इतिहास का पता हमें चलता है। और इसमें जो तरंग हैं तो इनको सर्गों की संज्ञा दी गई है। तो 12वीं सदी तक इसमें जो कश्मीर के राजा होते हैं या राजाओं का इतिहास है तो इससे राजतरंगिणी से हमें पता चलता है। इसके बाद अर्थशास्त्र है, तो या जो मौर्य साम्राज्य में चाणक्य थे या कौटिल्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो इसमें उनके द्वारा कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है और यह ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण इस ग्रंथ में मौजूद हैं और इसमें हमें मौर्य युगीन इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा गार्गी संहिता है जो कि कात्यायन का एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंश ऐतिहासिक राजवंशों से संबंधित है तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं ऐतिहासिक या जो हमारा प्राचीन काल है तो ये उससे संबंधित हैं। तो ये थे आज हमारे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।